टुडे के मूड ऑफ द नेशन सर्वे के मुताबिक अगर इस समय देश में लोकसभा के चुनाव हुए तो बीजेपी को 304 सीटें मिलेंगी और एनडीए को मिलाकर सब कुछ मिलाकर 335 सीटों पर जीत मिलेगी और पिछले चुनावों की तुलना में बीजेपी की सीटों में सिर्फ 0.33% की वृद्धि होगी, या अगर आप सीटों के हिसाब से बात करें तो सिर्फ एक सीट की वृद्धि बीजेपी की हो रही है पिछले चुनाव के मुकाबले। पहले 303 सीटें जीती थी, इस बार बीजेपी 304 सीटें जीत रही है, जबकि एनडीए की सीटें 2019 के मुकाबले 4.8% कम हो रही हैं। तो बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी निश्चित तौर पर वापस लौट रहे हैं, उनका तीसरा कार्यकाल निश्चित तौर पर वापस आ रहा है, उनकी हैट्रिक जरूर होगी। जो वो कह रहे हैं कि उनका तीसरा कार्यकाल शुरू हो जाएगा, ये बिल्कुल सही है, वो चुनाव जीत रहे हैं, अगली सरकार भी मोदी सरकार ही बनने वाली है। लेकिन 370 सीटें बीजेपी को नहीं मिल रही हैं। बीजेपी को आज की स्थिति में देखते हुए अगर आज चुनाव हो जाए तो 304 सीटें मिल रही हैं और एनडीए को 335 सीटें मिल रही हैं, यानी एनडीए भी 400 के पार नहीं जा रहा है। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 303 सीटें मिली थी और एनडीए को 2019 में 352 सीटें मिली थी, और वो चुनाव पुलवामा के आतंकवादी हमले के बाद हुए थे। तो 2019 की टैली आप देख लीजिए, ये 2019 की टैली आपके सामने है। बीजेपी 303, एनडीए 352। और थोड़ी देर पहले मैं आपको दूसरी टैली दिखाता हूं जो आज की टैली आ रही है। आज की टैली सिर्फ बीजेपी को एक सीट ज्यादा दे रही है पिछले चुनाव के मुकाबले। बीजेपी 304, लेकिन एनडीए की जो सीटें हैं वो पहले के मुकाबले कम हो रही हैं। बीजेपी पहले के मुकाबले एक सीट ज्यादा जीत रही है, लेकिन पूरा जो गठबंधन है एनडीए का वो पहले के मुकाबले कम सीटें इस बार जीत रहा है और 400 पार जाने का तो कोई सवाल इस समय दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन इस बार के लोकसभा चुनाव में अयोध्या में राम मंदिर का जो है, अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद होने वाला यह पहला चुनाव है। देखिए निर्णायक और बहुत दिलचस्प चुनाव क्यों है, क्योंकि राम मंदिर के बाद यह पहला लोकसभा चुनाव होगा। तो क्या राम मंदिर का इस चुनाव पर असर नहीं पड़ेगा? इसके बावजूद कि बीजेपी ने और नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर बनवा दिया, 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा करा दी, इसके बावजूद बीजेपी को इस लोकसभा चुनाव में राम मंदिर का कोई खास लाभ मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। अगर किसी पार्टी को कोई फायदा हो रहा है तो वो पार्टी है कांग्रेस, जिसने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम का बहिष्कार किया था। 2019 में कांग्रेस पार्टी को 19.7% वोट मिले थे और हमारे सर्वे में उसे 2024 में 18.9% वोट मिलने का अनुमान है। लेकिन बड़ी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी इस बार 71 सीटें जीत सकती है, जो पहले के मुकाबले ज्यादा है। 7 में से 7 सीटें बीजेपी को जाएंगी, उत्तराखंड की 5 में से 5, हिमाचल प्रदेश की 4 में से 4, गुजरात की 26 में से 26, राजस्थान की 25 में से 25, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा की 2 में से 2 और चंडीगढ़ और मणिपुर की 1-1 सीट पर बीजेपी पिछली बार की तरह इस बार भी जीत सकती है और इन राज्यों में उसे 100% सीटें मिलने का अनुमान है। यानी पूरी की पूरी सफाई बीजेपी इन राज्यों में कर देगी, 100 में से 100 सीटें ले लेगी, 100% सक्सेस रेट। लेकिन मध्य प्रदेश, हरियाणा, तेलंगाना और कर्नाटक में बीजेपी की सीटें इस बार कम हो सकती हैं। मध्य प्रदेश में पिछली बार बीजेपी को 29 में से 28 लोकसभा सीटें मिली थी, लेकिन इस बार उसे एक सीट का नुकसान होने का अनुमान है। तो मध्य प्रदेश में 28 से 27 पर जा रही है बीजेपी। इसी तरह पिछली बार बीजेपी को हरियाणा की सभी 10 में से 10 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार सर्वे में उसे 8 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। यानी पहले 10 थी, हरियाणा में बीजेपी 10 से 8 पर जा रही है। कर्नाटक में बीजेपी को इस बार 28 में से 24 सीटें मिल सकती हैं, जबकि पिछली बार उसे 26 सीटें मिली थी, इसलिए कर्नाटक में भी 2 सीटों का नुकसान। तो मध्य प्रदेश में 1 सीट का नुकसान, हरियाणा में 2 सीट का नुकसान, कर्नाटक में 2 सीट का नुकसान। तो इन 3 राज्यों में ही कम से कम 5 सीटों का नुकसान बीजेपी को हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। तेलंगाना की 17 में से सिर्फ 3 सीटों पर बीजेपी जीत सकती है, जबकि पिछली बार तेलंगाना में बीजेपी 4 सीटें जीती थी, इसलिए तेलंगाना में भी 1 और सीट का नुकसान। तेलंगाना में इस समय कांग्रेस की सरकार है और इस सर्वे के मुताबिक कांग्रेस
तेलंगाना में इस बार 10 सीटें जीत सकती है, जबकि पिछली बार उसे तेलंगाना में 3 सीटें ही मिली थीं। इसलिए आपके मन में यह बात जरूर आ रही होगी कि कांग्रेस की जो टैली बढ़ रही है, कांग्रेस जो ज्यादा सीटें इस बार जीत रही है, ये सीटें आ कहां से रही हैं? तो देखिए, कम से कम 7 सीटों का फायदा तो अकेले तेलंगाना से कांग्रेस को हो रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि कांग्रेस की 19 सीटें जो बढ़ रही हैं, उनमें से 7 सीटें अकेले एक राज्य तेलंगाना से आ सकती है, जबकि बीजेपी को तेलंगाना में 1 सीट का नुकसान हो सकता है। इसी सर्वे के मुताबिक दक्षिण भारत के बड़े राज्यों में इस बार भी बीजेपी का खाता नहीं खुल पाएगा। यह भी बीजेपी के लिए एक सेटबैक है, बीजेपी के लिए एक बुरी खबर है, क्योंकि बीजेपी ने इस बार दक्षिण भारत में बहुत मेहनत की थी। प्रधानमंत्री मोदी भी लगातार दक्षिण भारत के दौरे पर गए हैं, अलग अलग राज्यों के। वहां उन्होंने अलग अलग मंदिरों में जाकर पूजा अर्चना की है, लेकिन सीटों की वृद्धि नहीं हो रही। तमिलनाडु की 39, केरल की 20 और आंध्र प्रदेश की 25 लोकसभा सीटों में से बीजेपी इस बार भी एक भी सीट नहीं जीत पाएगी। और इससे यह पता चलता है कि विपक्षी दलों ने भारत को उत्तर और दक्षिण में बांटने की जो राजनीति की है, जो रणनीति अपनाई है कि उत्तर और दक्षिण भारत को बांट दो, उसके खिलाफ बीजेपी को कोई सफलता नहीं मिली है और विपक्षी दल उत्तर और दक्षिण भारत को बांटने में कामयाब हो गए हैं। कि हमारे सर्वे के मुताबिक बीजेपी को उत्तर प्रदेश में 80 में से 70 सीटें, अपना दल को 2 सीटें, समाजवादी पार्टी को 7 सीटें और कांग्रेस को 1 सीट पर जीत मिल सकती है। भारत के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश का ब्रेकअप आपके सामने है। बीजेपी 80 में से 70, अपना दल 2, समाजवादी पार्टी 7, कांग्रेस 1। इसका मतलब समाजवादी पार्टी वहां पर ठीक ठाक रूप से बनी हुई है। यानी बीजेपी उत्तर प्रदेश में अपने 2014 के रिकॉर्ड को भी नहीं तोड़ पाएगी। 2014 में बीजेपी को उत्तर प्रदेश में 72 सीटें मिली थी 80 में से, और यह एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इस बार उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद चुनाव होने वाले हैं और उम्मीद यह की जा रही थी कि इस बार बीजेपी ऑल टाइम बेस्ट परफॉर्मेंस उत्तर प्रदेश में देने वाली है राम मंदिर की वजह से। यहां पर एक और बड़ी बात यह है कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया था, लेकिन इसके बावजूद उत्तर प्रदेश में उनकी सीटें कम नहीं हो रही बल्कि बढ़ रही हैं और अब उनकी पार्टी को 7 सीटें मिल सकती हैं, जबकि पिछली बार समाजवादी पार्टी को 5 सीटें ही मिली थी। यानी प्राण प्रतिष्ठा में न जाने का नुकसान नहीं बल्कि फायदा हो रहा है अखिलेश यादव को। में लोकसभा की कुल मिलाकर 48 सीटें हैं, बड़ा राज्य है महाराष्ट्र, और इन 48 में से 26 सीटें इंडिया गठबंधन को मिल रही हैं और 22 सीटें एनडीए को मिल सकती हैं। तो महाराष्ट्र की सबसे बड़ी बात देखिए ये है, महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जहां पर इंडिया गठबंधन एनडीए को हरा रहा है। इंडिया गठबंधन की ज्यादा सीटें हैं और एनडीए की कम है। इससे भी बड़ी बात यह है कि महाराष्ट्र में पिछली बार कांग्रेस को 1 सीट पर जीत मिली थी, लेकिन इस बार उसे 12 सीट मिल सकती है। और महाराष्ट्र और तेलंगाना ये 2 राज्य ऐसे हैं जहां कांग्रेस 19 अतिरिक्त सीटें जीत सकती है और इसीलिए देश में कांग्रेस की कुल सीटें 52 से बढ़कर 71 पर पहुंचने का अनुमान है। और ये जो एक्स्ट्रा सीटें कांग्रेस की आ रही हैं, ये तेलंगाना से आ रही हैं और महाराष्ट्र से आ रही हैं। और एक और चौंकाने वाला आंकड़ा यह है कि भले ही अजीत पवार को असली एनसीपी मिल गई और एकनाथ शिंदे को असली शिवसेना मिल गई हो, लेकिन इन पार्टियों को उद्धव ठाकरे और शरद पवार की नई पार्टियों से ज्यादा सीटें नहीं मिल रही हैं। बड़ी दिलचस्प बात है, इसको आप ध्यान से सुनिएगा। उद्धव ठाकरे और शरद पवार की जो पार्टियां हैं, जिन्हें आप कहेंगे कि ये नई पार्टियां हैं, क्योंकि उद्धव ठाकरे के हाथ से शिवसेना निकल गई और शरद पवार के हाथ से उनकी अपनी पार्टी एनसीपी निकल गई, लेकिन उसके बाद उद्धव ठाकरे और शरद पवार की पार्टी को कुल मिलाकर 14 सीटें महाराष्ट्र में मिल सकती हैं, जबकि अजीत पवार की असली एनसीपी और एकनाथ शिंदे की असली शिवसेना को सिर्फ 6 सीटों पर ही जीत मिल सकती है। और इससे आप यह समझ सकते हैं कि राजनीति में किसी भी पार्टी की पहचान उसके नेता से होती है, नाम और चुनाव चिन्ह से नहीं। और वो नेता जहां होता है वहीं उसके पारंपरिक वोटर्स उसे ढूंढते हुए
आ जाते हैं और उसका साथ देते हैं। और इस बात को आप एक उदाहरण से भी समझ सकते हैं। छोटा सा उदाहरण आज आपको देता हूं। आपने देखा होगा कि जब कोई दुकान किसी इलाके से, जब कोई पुरानी और मशहूर दुकान किसी इलाके से शिफ्ट होकर किसी दूसरी जगह पर चली जाती है, तो उस दुकान से सामान खरीदने वाले उसके पुराने पक्के ईमानदार ग्राहक अपने आप नए पते पर पहुंच जाते हैं। और राजनीति में भी ये देखकर, महाराष्ट्र को देखकर ऐसा ही लगता है। भले किसी नेता से उसकी पार्टी छिन जाए, चुनाव चिन्ह छिन जाए, लेकिन अगर वो नेता अपने वोटर्स से जुड़ा हुआ है तो वो वोटर्स अपने आप उस नेता के पास पहुंच जाएंगे, अपने आप उस नेता की नई पार्टी के पास पहुंच जाएंगे, नए चुनाव चिन्ह के पास पहुंच जाएंगे। और महाराष्ट्र में यही होता दिख रहा है। हमारे सर्वे के मुताबिक महाराष्ट्र में इस बार बीजेपी की सीटें कम हो सकती हैं और यह बहुत ही चिंताजनक बात है। सर्वे में आरजेडी को भी बिहार में 5 से ज्यादा सीटों पर जीत मिलने का अनुमान है, जबकि पिछले चुनाव में उसे बिहार में एक भी सीट नहीं मिली थी। इससे यह पता चलता है कि भगवान श्री राम का अपमान करने वालों को टेलीविजन पर रियलिटी शोज में भी वोट मिल रहे हैं। रियलिटी शोज में भी वो लोग जीत रहे हैं जिन्होंने भगवान श्री राम का अपमान किया था। और लोकसभा चुनाव में भी वो नेता और वो पार्टियां जीत रही हैं जिन्होंने भगवान श्री राम का अपमान किया है, जिन्होंने राम मंदिर का बहिष्कार किया है और जिन्होंने प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम का बहिष्कार किया है। देश की जनता का यह भी मानना है कि इंडिया गठबंधन का इस लोकसभा चुनाव में कोई चांस नहीं है, वो नहीं हरा पाएंगे मोदी को। लेकिन इनमें से 21.3% लोगों का कहना है कि अगर राहुल गांधी विपक्षी दलों के गठबंधन का नेतृत्व करते हैं तो इससे विपक्ष को थोड़ा बहुत फायदा हो सकता है। यानी विपक्ष का नेतृत्व किस नेता को करना चाहिए, उसमें भारत के लोगों की पहली पसंद है राहुल गांधी, दूसरी पसंद है अरविंद केजरीवाल। 17.4% लोग अरविंद केजरीवाल को चाहते हैं कि वो लीड करे। तीसरी पसंद है ममता बनर्जी। 16.5% लोग चाहते हैं कि ममता बनर्जी विपक्ष को का नेतृत्व करें। उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे को सिर्फ 6.5% लोग चाहते हैं और अखिलेश यादव को 4.2%। अब देखिए खास बात, कांग्रेस पार्टी ने इंडिया गठबंधन के बैठक में कहा कि वो मल्लिकार्जुन खड़गे को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाना चाहते हैं और उन्हीं को लीड करना चाहिए क्योंकि वो एक दलित है। लेकिन जब देश की जनता से पूछा तो मल्लिकार्जुन खड़गे को कोई समर्थन नहीं मिला और मुश्किल से 6.5% लोग मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में विश्वास रखते हैं। सबसे ज्यादा लोग चाहते हैं राहुल गांधी को 21.3% वोट के साथ। तो आप ये कह सकते हैं कि विपक्षी नेताओं में सबसे ज्यादा लोकप्रिय हैं राहुल गांधी, दूसरे नंबर पर हैं अरविंद केजरीवाल और तीसरे नंबर पर हैं ममता बनर्जी। ये टॉप 3 सबसे लोकप्रिय विपक्ष के नेता हैं। यहां बड़ी बात यह है कि विपक्ष के जो नेता दलित होने की वजह से मल्लिकार्जुन खड़गे को विपक्ष के प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाना चाहते थे, उन्हें सिर्फ 6.5% लोग ही विपक्ष के गठबंधन का नेतृत्व करने के लिए सही नेता मानते हैं, यानी उनका जन समर्थन ना के बराबर है। इस सर्वे में हमने लोगों से यह भी पूछा कि वो विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी के प्रदर्शन को कैसा मानते हैं। तो देखिए, पहला सवाल तो यह था कि लोकप्रिय कौन है, लेकिन राहुल गांधी का प्रदर्शन कैसा रहा विपक्ष के नेता के तौर पर, यह सवाल पूछा। आपको यकीन नहीं होगा, सबसे ज्यादा 34.8% लोगों ने राहुल गांधी के प्रदर्शन को खराब बताया है, जबकि 23% लोगों ने उनके प्रदर्शन को बहुत अच्छा बताया। यानी ज्यादा लोग यह मानते हैं कि उनका प्रदर्शन खराब रहा है एक विपक्षी नेता के तौर पर। इससे भी बड़ी बात यह है कि लगभग 50% लोगों का कहना है कि वो जब वोट देने के लिए जाएंगे तब राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा उनके लिए कोई मुद्दा नहीं होगा और वो राहुल गांधी की इस भारत जोड़ो यात्रा के बारे में सोचेंगे भी नहीं। ये उनके मन में कोई फैक्टर ही नहीं है चुनाव में वोट देते समय। 50% लोग ऐसा कह रहे हैं। यानी राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा करके ये जो इतनी सारी मेहनत कर रहे हैं, इतना सारा समय लगा रहे हैं, उसे अधिकांश लोग बेकार मानते हैं। तो राहुल गांधी बेकार ही इतनी मेहनत कर रहे हैं। और लगभग 42% लोग ये कहते हैं कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा से राहुल गांधी की छवि में कोई सुधार नहीं होगा, उनकी छवि जैसी थी वैसी ही रहेगी। तो राहुल गांधी अगर देख रहे हैं तो उन्हें इस सर्वे में जो खास बातें उनके बारे में निकल कर आई हैं वो ध्यान से देखनी चाहिए और ये सोचना चाहिए कि देश के लोग उन्हें कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं और देश के लोगों की ये राय जानने के बाद वो चाहें तो अपनी रणनीति में कुछ बदलाव कर सकते हैं, इससे कुछ सीख सकते हैं।
अब आप ये देखिए कि हमारे देश के लोग किस मुख्यमंत्री को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, यानी सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री कौन है। सबसे ज्यादा 46.3% लोग उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सबसे अच्छा मुख्यमंत्री मानते हैं, यानी पूरे देश में सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, 46.3% लोग। 19.6% लोग अरविंद केजरीवाल को सबसे बढ़िया मुख्यमंत्री मानते हैं। 8.4% लोग ममता बनर्जी को, 5.5% लोग एमके स्टालिन को, 2.5% लोग नवीन पटनायक को और 0.5% लोग उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सबसे अच्छा मुख्यमंत्री मानते हैं। हालांकि ये नेता अपने राज्यों में कितने लोकप्रिय हैं वो भी आपको दिखाते हैं आज। तो ये तो पूरे भारतवर्ष के लोग क्या सोचते हैं इनके बारे में, ये वोट वो है। अब हमने ये देखा कि इन मुख्यमंत्रियों के राज्यों में इनकी जनता इनके बारे में क्या कहती है। सबसे ज्यादा नवीन पटनायक अपने राज्य उड़ीसा में लोकप्रिय हैं, जिन्हें उड़ीसा के 52.7% लोग पसंद करते हैं और इसीलिए नवीन पटनायक को कोई वहां हरा नहीं सकता। लगातार एक के बाद एक लगातार वो इतने वर्षों तक, दशकों तक सरकार में बने हुए हैं। ये बताता है कि अपने राज्य में उनका जो पॉपुलैरिटी चार्ट है वो जबरदस्त है। इसके बाद उत्तर प्रदेश के 51.3% लोग योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री के रूप में पहली पसंद मानते हैं, पसंद करते हैं। तो योगी आदित्यनाथ भी उत्तर प्रदेश में बहुत लोकप्रिय है। हेमंत बिस्व शर्मा को असम के 48.6%, पुष्कर सिंह धामी को उत्तराखंड के 40.1% और अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के सिर्फ 36.5% लोग अच्छा मुख्यमंत्री मानते हैं। और इसमें क्या नई बात छिपी हुई है देखिए। इससे आप ये समझ सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल जिस दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं वहां के ज्यादातर लोग उनके काम से खुश नहीं हैं और इसी तरह ममता बनर्जी को उनके राज्य के सिर्फ 32.8% लोग ही पसंद करते हैं।